हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और मैं आप लोगों के लिए डेली एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी 6 क्लास का मैं डेली सीरीज़ लेके आती हूँ। एक वीडियो लेके आती हूँ। बहुत ही कम टाइम का वीडियो होता है और बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ, एक चैप्टर 1 का और एक चैप्टर 2 का मैंने बनाया है और आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाने की कोशिश करूँगी। इसमें हम लोग सीखेंगे कि पदार्थों का पृथक्करण जो किया जाता है, जैसे हम लोग आमतौर पे जो कटाई होता है, निराई होता है या फिर घर में जो भी काम होता है, घर में जब हम लोग खाना बनाने टाइम जो भी करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा ही था कि हम लोग जब किचन में जो भी काम करते हैं, आमतौर पर उसे किस विधि द्वारा किसको अलग किया जाता है, उसी का नाम हम लोगों को जानना है। ये देखिए, फसल की कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं, मक्खन को पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए, एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फसलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? यानी कि पृथक्करण की विधि बताया गया है, किस विधि से किस सामान को हम लोग अलग कर सकते हैं। ये देखिए, दूध से दही को अलग कर रहे हैं। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। ये बोल रहा है कि अगर हम लोग बालू में नमक मिला देंगे, तो हम लोग किस विधि द्वारा उसको अलग कर सकते हैं? नॉर्मल सी बात है कि अगर बालू में नमक मिलेगा तो वो आसानी से तो उसको चुन के या बीन के उसको फटक झटक के तो अलग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बालू का भी कण जो होता है वो एकदम महीन होता है और नमक का तो महीन होता ही है, दोनों मिक्स हो जाता है। तो उसे किस विधि द्वारा अलग किया जाता है ना? ये विधि बता दिया है कि चावलों से पत्थरों को पृथक कैसे करते हैं। ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलाप में किया होगा। यानी कि हम लोग डेली के दिनचर्या में हम लोग तो ये सब विधि का प्रयोग करते ही हैं। जैसे खाना बनाने से पहले दाल में अगर कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई रहती है तो उसको फटकते हैं, उसे चूनते हैं।
चावल में कुछ अशुद्धियाँ मिली होती है तो उसको फटक के अलग करते हैं। ऊपर से अगर चावल में पॉलिश लगा है, पॉलिश किया हुआ चावल रहता है, दाल भी पॉलिश रहता है, दाल में भी जैसे चना का दाल हो गया, अरहर का हो गया, इन सब में पॉलिश रहता है, इसीलिए तो ये सब चमकदार दिखाई देते हैं। तो जब भी लाते हैं तो उसमें अगर कुछ अशुद्धियाँ हैं, छोटे मोटे कुछ कंकर होते हैं, तो उसको अलग करके और उसको धो के उसके बाद बनाते हैं। देखिए हस्त चयन विधि। ये देखिए हस्त चयन विधि। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्नकण हैं? क्या कागज़ पे एक ही प्रकार के अन्नकण हैं या फिर अलग अलग प्रकार के अन्नकण हैं? उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें भूसी भी होगा, उसमें भूसी होगा, टूटे हुए अन्न-कण तथा चावल भी कुछ मिक्स होगा, है ना। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े को भूसी तथा अन्न-कण तथा अन्य अन्न-कणों को इसे पृथक कीजिए। यानी कि उसको तो हस्त चयन विधि द्वारा ही ना उसको पृथक करोगे, हाथ से चुन चुन के उसको पृथक करोगे। हाथ से चुनने की प्रक्रिया को हस्त चयन विधि कहेंगे, है ना। चाहे उसमें ये सब हस्त चयन विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर ये सब को निकालने में किया जा सकता है। ये देखिए अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हस्त चयन विधि द्वारा ये निकाल रहा है। सूप में फटक के हम लोग निकालते हैं ना, फटक के फिर उसको चुनते हैं। फिर ये देखिए थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि हम लोग जब गेहूँ कटाता है या फिर सरसों कटाता है तो उसके बाद उसको उससे उसके डंठल से उसके दानों को पृथक किया जाता है थ्रेसर में रख के। थ्रेसर में रख के उसके भूसी को अलग कर लिया जाता है और उसके बाद उसके दानों को फिर अलग कर लिया जाता है। उसी को थ्रेसिंग बोलेंगे। सूखी डंटियों से सूखी डंटियों से इसको अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है ना। फिर अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये अलग कर रहा है थ्रेसिंग विधि के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे निष्पावन विधि। निष्पावन विधि किसको बोलेंगे? निष्पावन विधि, ये देखिए निष्पावन विधि ये निष्पावन विधि में हम लोग जैसे हवा में उड़ाना, हम लोग देखते होंगे कि जब मक्का उक्का जब उसका बाल से जब उसको भी थ्रेसिंग करके जब उसको हटाया जाता है, उसको बाल से उसको अलग किया जाता है तो कुछ मक्का के साथ कुछ उसका पम्मी जो होता है छोटा छोटा अलग टाइप का होता है, वो सटा हुआ रहता है। उसमें बहुत सारे बाल का मोचा ऊंचा लगा हुआ रहता है उसमें, तो उसको हम लोग हवा में उड़ाते हैं। या फिर अगर सरसों उरसों को भी अलग किया जाता है भूसी से, तो उसको भी निष्पावन विधि द्वारा उसको उसमें से धूल कण को उड़ाया जाता है ना। अब ये देखिए चालन विधि। चालन विधि द्वारा हम लोग जैसे आटा चालते हैं, आटा चलनी से आटा चालते हैं ना, उसी को चालन विधि कहते हैं। बहुत आसान चीज़ दिया हुआ रहता है 6 क्लास के NCERT में और बहुत मज़ा आता है पढ़ने में।
ये देखिए, जब हम लोग बालू उलू चालते हैं, जब भी घर बना होगा तो देखे होंगे कि बालू चलाया होगा, और बालू में जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, बड़े बड़े गिट्टी होते हैं, उसको अलग कर लिया जाता है, पत्थर वगैरह को, और सिर्फ महीन बालू को ही यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी प्लास्टर वगैरह जो होता है वो एकदम चिकना दिखाई दे, है ना। अब है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन विधि। ये देखिए, अवसादन विधि किसको बोलेंगे? खाना पकाने से पहले चावल दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए, बर्तन के तली में कौन डूबेगा? जाहिर सी बात है कि बर्तन की तली में चावल या धूल, कौन डूबेगा आप बताइए? चावल डूबेगा, चावल। चावल नीचे तो चावल ही रह जाएगा ना, क्योंकि धूल के कण तो वो पानी के साथ मिक्स होके वो उसको हम लोग उड़ेल दिए दूसरे बर्तन में। तो वो जो पानी के साथ वो जो मिक्स हुआ, मिट्टी या फिर धूल वगैरह, उसको क्या बोलेंगे? उसको निस्यंदन, सॉरी, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, उसको निस्यंदन बोलेंगे, सॉरी, निस्यंदन नहीं, उसको अवसादन बोलेंगे। जो नीचे बैठ गए वो अवसादन, और जो पानी के साथ मिक्स हुआ उसको निलंबन बोलेंगे। ठीक है, निलंबन इसीलिए बोलेंगे क्योंकि धूलकण के भी धूलकण और मिट्टी उट्टी जो होता है वो भी पानी के साथ पूरे नहीं घुलता है, जिस तरह से चीनी या नमक घुलता है। चीनी या नमक घुलेगा तो वो विलयन कहलाएगा, और अगर मिट्टी वगैरह घुलेगा तो उसको मिट्टी हो गया, या फिर दूध हो गया, दूध को अगर पानी के साथ मिक्स कर दीजिएगा तो ये सब निलंबन कहलाएगा। क्योंकि दूध हो गया या फिर मिट्टी के कण हो गए, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं। नमक और चीनी के घोल जैसे नहीं होते हैं छोटे छोटे, ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए ये इनका प्रभाव दिखाई भी देता है ना। अब देखिए, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यानी कि जो हम लोग मिट्टी सहित जो पानी किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे, क्योंकि जो नीचे बैठ गए वो तो अवसाद के रूप में हो गया, अवसाद हो गया, अवसाद ही ना नीचे बैठता है। और जब हम मिट्टी सहित उसको फेंकेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? निस्तारण बोलेंगे। अब देखिए निस्यंदन विधि। निस्यंदन विधि, जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय जब चाय पीने पेय पदार्थ जो होता है उसको अलग कैसे करते हैं? छन्नी से छान के। जब छन्नी से छानते हैं तो चाय पत्ती छन्नी में रह जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? निस्यंदन, यानी कि फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर दिया हमने। या फिर हम लोग फिल्टर का पानी पीते हैं तो वो भी इसी तरह से किया जाता है, फिल्टर। ठीक है, छेना फाड़ते हैं तो छेना को जब छानते हैं हम लोग, उसके पानी नीचे गिर जाता है, छेना हम लोग ऊपर छान लेते हैं, तो इसको भी बोलेंगे निस्यंदन कर लिए, फिल्टर कर लिए। ठीक है, ये देखिए, घरों में पनीर बनाने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग किया गया है। ये देखिए, ये देखिए वाष्पन। वाष्पन किसको बोलेंगे? एक बीकर में थोड़ा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो?
नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उबालकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? जाहिर सी बात है कि जब हम लोग जल में नमक घोल दिए, फिर उसको बहुत हीट दिए, फिर उसको बहुत जब गर्म हुआ तो वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। ज़्यादा जो हम लोग बोलते हैं कि पानी जल गया, वो जलता नहीं है। एक्चुअली वो ज़्यादा हीट देने के कारण पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, जब ऊपर उड़ जाता है तो नीचे जो भी हम लोग मिलाए थे चीनी या नमक, वो नमक बच जाता है नीचे। हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया, यानी कि जब भी हम लोग से एक सवाल पूछा जाएगा कि नमक और पानी के घोल को एक साथ घोल लिए, उसके बाद जब हमको नमक और पानी दोनों को अलग करना होगा तो किस विधि का उपयोग करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि वाष्पन विधि का उपयोग करेंगे। ये देखिए, आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? देखिए, आप लोगों के पास नमक इतनी आसानी से पहुंच जाता है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि नमक कहाँ से आता है? ये देखिए, समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय के बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ये देखिए, समुद्र के जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग के दिनचर्या में, हम लोग के जीवन में डेली हर चीज़ का उपयोग होता है। जैसे चाय अगर हम लोग डेली पीते हैं तो डेली हम लोग फ़िल्टर करते हैं चाय को, डेली उसका निस्यंदन करते हैं, है ना। डेली निष्पावन करते होंगे आप लोग, जैसे फटकते होंगे तो उसको निष्पावन कहते हैं। हस्त चयन विधि डेली करते होंगे, जब भी चावल वगैरह को चून के अलग करते होंगे तो, है ना। अवसादन विधि भी डेली होता होगा, क्योंकि जब हम लोग चावल बनाते हैं तो चावल बनाते टाइम पानी को जब चावल में घोलते हैं तो चावल नीचे बैठ जाता है, पानी को फेंकते हैं, तो इसी को तो अवसादन बोलेंगे। ये देखिए, क्रियाकलाप 7, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? अब आप बताओ, रेत और नमक को कैसे पृथक करोगे? हमने पहले भी देखा है, हस्त चयन विधि इसे पृथक करने के लिए व्यावहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखेंगे कि रेत बीकर की तली में बैठ गया? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। जब रेत नीचे बैठ गया तो उसको क्या बोलेंगे? अवसादीकरण, यानी कि अवसाद के रूप में रेत नीचे बैठ गया। निस्तारण यानी कि वो पानी में नमक घुल के फिर दूसरे बर्तन में उसको रख लिए तो वो कौन सा मिश्रण हो गया? पानी और नमक का मिश्रण। फिर वाष्पीकरण के द्वारा उसको फिर अलग करेंगे। वाष्पीकरण कैसे करेंगे? पानी को गर्म करेंगे, गर्म करने के पश्चात पानी वाष्प बन जाएगा, नीचे क्या बचेगा? नमक बचेगा। इस तरह से हम लोग नमक और बालू के मिश्रण को अलग कर लेंगे। अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। ये देखिए, पृथक किया है। वाष्पन तथा संघनन। वाष्पन विधि द्वारा पानी को अलग कर लिया, यानी कि पानी वाष्प बन गया। फिर एक बर्तन लिए हुए हैं,
बर्तन को वाष्प के ऊपर रख देंगे तो वो पानी फिर जब बर्तन के संपर्क में आएगा तो वो संघनित हो जाएगा, यानी कि फिर पानी के रूप में आ जाएगा। पहले गैस के रूप में था, यानी कि वाष्प के रूप में था, फिर वो पानी के रूप में आ जाएगा। और केतली में क्या बचेगा? नमक। एक धातु की प्लेट लीजिए, ये प्रयोग करके दिखाया। जब भाप ये सब देखिए, वही जो मैंने बता चुका है वही सब है। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? ये देखिए, ये हम लोगों के मन में ये सवाल होता ही है कि जल में कितना घोल सकते हैं, आखिर उसका क्षमता कितना होता है ना। कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं, यानी कि जो जल में घुल गया वो उसे विलेय कहते हैं, यानी कि वो उसमें विलीन हो गया। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? ये बोल रहा है कि जल अगर हम 1 लीटर पानी लिए, उसमें पहले 250 ग्राम में उसमें चीनी डाले, फिर 200 ग्राम, फिर 50 ग्राम और फिर 50 ग्राम और कर के 1 किलो पूरा दिए, फिर उसमें और ऐड करते गए, फिर 2 किलो उसमें ऐड कर दिए। फिर जब 2 किलो जब ऐड करोगे तो देखोगे कि पानी की तरलता कम होने लगा, यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ने लगा, पानी कम होने लगा, और पिघलना भी उस चीनी जो पिघलना होता है चीनी का, वो भी स्लो हो जाता है, यानी कि वो अपनी लगता है ऐसा कि उसका पेट भर गया है पानी का, अब चीनी को नहीं खा सकता है वो। चीनी जब कुछ और मिला दोगे तो चीनी ऐसा लगेगा कि चीनी और पानी मिक्स है, थोड़ा गीला टाइप का लगेगा, लेकिन वो पूरी तरह गलेगा नहीं। क्यों नहीं गलेगा? क्योंकि पानी का पेट भर चुका है। पानी का अपना क्षमता होता है ना उसको ग्रहण करने का। जब वही पानी को जब हीट दोगी, यानी कि जब चूल्हा पे चढ़ाओगे तो वो उसका जो कण है वो हीट होके वो दूर जाने लगता है ना। ये देखिए, आवश्यकता से अधिक उड़ेलने लगी। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त हो गया है, यानी कि जितना उसकी क्षमता थी उतना वो घुल लिया, अब वो नहीं घुल सकता तो उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त कहेंगे कि संतृप्त हो गया, विलयन अब संतृप्त हो गया। लेकिन अगर फिर भी हमको कुछ और उसमें मिक्स करना है तो उसको गर्म करेंगे। अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपभोग करके ये समस्या हल कर सकती है। ये देखिए, हमने पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया। पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाएगा। आप लोग जब अगले क्लास में जब पढ़िएगा तो उसमें ज्योग्राफी वगैरह में ये सब आता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो उस टाइम अगर ये बेसिक कंप्लीट रहेगा आपका तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। अब आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाती हूँ तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके लिए ठीक है, धन्यवाद।